Hello friend, welcome back to my channel. If you are new viewer, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात करते हैं ऑर्डर 23 की। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ऑर्डर 22 बताया था। तो इसमें जो बात करते हैं कि विड्रॉल एंड एडजस्टमेंट ऑफ सूट की जो है बात का प्रत्यानयन, उसको विड्रॉ कर देना किसी केस को, या उसका क्या है उसमें किसी तरह का किसी पार्ट को जो क्लेम किया गया है उसको छोड़ देना, उसमें एडजस्टमेंट कर देना। तो इस ये ऑर्डर 23 जो है इसके ऊपर बात करता है और डिटेल में समझाता है कि इसका रूल 1 कहता है विड्रॉल ऑफ सूट और अबेंडनमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ क्लेम, वाद का प्रत्यानयन और दावे के भाग का परित्याग। वाद संस्थित किए जाने के पश्चात कोर्ट में केस दाखिल होने के बाद किसी भी समय वादी सभी प्रतिवादियों या उनमें से किसी के विरुद्ध अपने वाद का परित्याग करने या अपने दावे के भाग का परित्याग कर सकेगा। परंतु जहां वादी अवयस्क है, माइनर है, और या ऐसा व्यक्ति है जिसे आदेश 32 ऑर्डर 32 के रूल 1 से 14 तक के बंद लागू होते हैं, वह न्यायालय की इजाजत के बिना ना तो वाद का या ना दावे का किसी भाग का परित्याग किया जाएगा। तो ऑर्डर परमिशन लेनी होगी कोर्ट की। नेक्स्ट कहते हैं सब रूल 2 कहता है कि उपनियम 1 के परंतुक के अधीन इजाजत के लिए आवेदन के साथ बाद मित्र को शपथ पत्र देना होगा। जो अभ्यस्त के माइनर है या जो व्यक्ति है उसके बाद मित्र के थ्रू बात दाखिल किया जाता है तो उसे एफिडेविट देना होगा। और यदि अभ्यक्त या ऐसे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाला प्लीडर द्वारा किया जाता है तो प्लीडर को इस आशय का प्रमाण पत्र भी देना होगा कि प्रस्तावित परित्याग उसकी राय में अभ्यस्त या ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए किया गया है। नेक्स्ट आते हैं सब रूल 3 कहता है कि जहां न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि वाद किसी प्रारूपिक त्रुटि के कारण विफल हो जाएगा या वाद की विषय वस्तु या दावे के भाग के लिए नया वाद संस्थित करने के लिए वादी को अनुयात करने के लिए पर्याप्त आधार है, वहां ऐसी शर्तों पर जिन्हें वह ठीक समझे वादी को ऐसे वाद के विषय वस्तु या दावे के ऐसे भाग के संबंध में नया वाद संस्थित करने की स्वतंत्रता रखते हुए ऐसे वाद से या दावे के ऐसे भाग से अपने को प्रत्याहत करने की अनुज्ञा दे सकेगा। नेक्स्ट कहते हैं सब रूल 4 कहता है कि जहां वादी उपनियम 1 सब रूल 1 के अधीन किसी वाद या दावे का परित्याग करता है अथवा उपनियम 3 में निर्दिष्ट अनुज्ञा के लिए वाद से या दावे के भाग से प्रत्याहरण कर लेता है, वहां वह ऐसे खर्चे के लिए दायी होगा जो न्यायालय अधिनिर्णय करे और वह ऐसे विषय वस्तु या दावे के ऐसे भाग के बारे में कोई नया वाद संस्थित करने से क्या है रोक दिया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सब रूल 5 कहता है रूल 1 का कि इस नियम की किसी बात के होते हुए यह नहीं समझा जाएगा कि न्यायालय को अनेक वादियों में से एक वादी को उपनियम 1 के अधीन वाद या दावे किसी भाग का परित्याग करने या किसी वाद या दावे के अन्य वादियों की सहमति के बिना उपनियम 3 के अधीन प्रत्याहरण करने की अनुज्ञा देने के लिए प्राधिकृत करती है। यानी कि जो कई प्रतिवादी या कई वादी हैं तो उस केस में वह देखा जाएगा कि क्या यह डिसीजन सही है कि नहीं है, कोई भाग त्याग सकता है वादी की नहीं त्याग सकता, या कोई तरह का विड्रॉल कर सकता है या नहीं। नेक्स्ट आते हैं रूल 1A। रूल 1A कहता है कि प्रतिवादियों का वादियों के रूप में पक्षांतरण करने की अनुज्ञा कब दी जाएगी। When transposition of defendant as plaintiff may be permitted, जहां नियम 1 के अधीन वादी द्वारा वाद का प्रत्यानयन या परित्याग किया जाता है, कोई भाग का क्या है क्लेम को छोड़ा जाता है जो केस में किया गया है, या जो केस है उसे विड्रॉ कर लिया जाता है, और प्रतिवादी आदेश 1 के नियम 10 के अधीन वादी के रूप में पक्षांतरित किए जाने के लिए आवेदन करता है, वहां न्यायालय ऐसे आवेदन पर विचार करते समय इस प्रश्न पर सम्यक ध्यान देगा कि क्या आवेदक का कोई ऐसा साधारण प्रश्न है जो अन्य प्रतिवादियों में से किसी के विरुद्ध निश्चित किया जाना है, तो ये कोर्ट क्या है डिटरमाइन करेगा।
नेक्स्ट आते हैं सब रूल टू कहता है कि परिसीमा विधि पर पहले बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा। लिमिटेशन लो नॉट अफेक्टेड बाय फर्स्ट सूट। अंतिम पूर्ववर्ती नियमों के अधीन दी गई अनुज्ञा पर संस्थित किए गए नए वाद में वादी परिसीमा विधि द्वारा इसी रीति से आवृत होगा मानो प्रथम वाद संस्थित नहीं किया गया हो। नेक्स्ट आते हैं रूल 3, बाद में समझौता, कंप्रोमाइज ऑफ सूट। जहां न्यायालय को यह समाधान हो जाता है, यह साबित कर दिया जाता है कि बात पक्षकारों द्वारा लिखित या हस्ताक्षरित किसी विधि पूर्व करार या समझौते के द्वारा पूर्णतः या पूरी तरह से या थोड़ा उसके किसी पार्ट को समायोजित कर दिया गया है, उसमें कॉम्प्रोमाइज कर लिया जा चुका है, या जहां प्रतिवादी बात की पूरी विषय वस्तु के या उसके किसी भाग के संबंध में बात की तुष्टि कर देता है, वहां वादी की तुष्टि कर देता है, वह न्यायालय ऐसे करार समझौते या तुष्टि के अभिलिखित किए जाने का आदेश करेगा। और यानी कि जो भी किसी तरह का समझौता हुआ है उसको क्या है, कोर्ट रिकॉर्ड में रखेगा। जहां तक कि वह बात के पक्षकारों से संबंधित है, चाहे करार समझौते या तुष्टि को विषय वस्तु वही हो या ना हो, बात की विषय वस्तु है, वहां तक तदनुसार डिक्री पारित करेगा और उसके अकॉर्डिंग क्या है, डिक्री कोड बना देगी। इस तरीके से समझौता हो गया है और उसके अकॉर्डिंग वह एक और जजमेंट करके डिक्री तैयार कर देगी। नेक्स्ट आते हैं, परंतु जहां वह पक्षकार द्वारा यह अभिकथन किया जाता है कि दूसरा पक्षकार द्वारा यह इनकार किया जाता है कि कोई समायोजन या तुष्टि तय हुई थी, वहां न्यायालय इस प्रश्न का विनिश्चय करेगा, ध्यान देगा, किंतु इस प्रश्न के निश्चय के प्रयोजन के लिए किसी स्थगन की मंजूरी तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि न्यायालय ऐसे कारणों से जो रिकॉर्ड किए जाएं, लेखबद्ध किए जाएं, ऐसा स्थगन मंजूर करना ठीक ना समझे। इसमें क्लेरिफिकेशन दी हुई है, स्पष्टीकरण दिया हुआ है कि कोई ऐसा करार या समझौता जो भारतीय संविधान नियम के अधीन शून्य अशून्य करणीय है, इस नियम के अर्थ में विधिपूर्ण नहीं समझा जाएगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं रूल 3A। रूल 3A कहता है कि वाद का वर्जन, कोई डिक्री पास करने के लिए कोई वाद इस आधार पर नहीं लाया जाएगा कि वह समझौता जिस पर डिक्री आधारित है विधिपूर्ण नहीं था। यानी कि कोई डिक्री पास करने के लिए कोई वाद इस आधार पर नहीं लाया जाएगा कि वह इसके अंदर समझौता है जिस पर डिक्री आधारित है विधिपूर्ण नहीं था, वह इलीगल था। नेक्स्ट आते हैं कि रूल 3B कहता है कि प्रतिनिधि वाद में कोई करार या समझौता न्यायालय की इजाजत के बिना प्रविष्ट नहीं किया जाएगा। No agreement and compromise to be entered in a representative suit without leave of court। प्रतिनिधि वाद के कोई करार या समझौता न्यायालय की ऐसी इजाजत के बिना जो कार्रवाई में अभिव्यक्त रूप से उल्लिखित हो नहीं किया जाएगा और न्यायालय की इस प्रकार से अभिलिखित इजाजत के बिना किया गया ऐसा कोई करार या समझौता शून्य होगा। ऐसा इजाजत मंजूर करने के पूर्व न्यायालय ऐसी रीति से सूचना जिसे वह ठीक समझे ऐसे व्यक्ति को देगा जिसके बारे में यह प्रतीत हो कि वह बाद में इंटरेस्टेड है तुरंत है। नेक्स्ट आते हैं, इसका क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है कि इस नियम में प्रतिनिधि वाद से विपरीत है सेक्शन 91, 92 का वाद, आदेश 1 के रूल 8 के अधीन वाद, वह वाद जिसे हिंदू अभिव्यक्त कुटुंब का कर्ता कुटुंब के अन्य सदस्य का प्रतिनिधित्व करते हुए चलाता है जिसके विरुद्ध चलाया जाता है, कोई अन्य वाद जिसमें डिक्री पारित डिक्री संहिता के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के आधार पर किसी ऐसे व्यक्ति को जो बाद में पक्षकार के रूप में नामित नहीं है आवृत्त करती है। तो इस तरह से इसमें क्लैरिफिकेशन करी गई है कि प्रतिनिधिवाद क्या है। नेक्स्ट आते हैं रूल 4। रूल 4 कहता है डिक्री के निष्पादन की कार्रवाइयों पर प्रभाव न पड़ना। इस आदेश की कोई भी बात डिक्री या आदेश के निष्पादन की कार्रवाई को लागू नहीं होगी।
तो ये इस ऑर्डर में जो लिखा गया है वो जब एग्जीक्यूशन किया जाना है किसी डिक्री का, उस पर ये रूल्स अप्लाई नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, ये खत्म होता है ऑर्डर 23। इसमें टोटल रूल 4 है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी ऑर्डर 24। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।